तो क्या हाल चाल सब्सक्राइबर्स। अच्छे ही होंगे। और अगर अच्छे ना हो तो ये वीडियो देखने के बाद पक्का अच्छे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है रूल ऑफ लॉ, हम इसको इतने अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि दोबारा हमें इसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। पहले तो हम लोग समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ, ये जो लाइन है, ये जो वर्ड, ये कहना क्या चाह रहा है। तो रूल ऑफ लॉ, रूल का मतलब होता है नियम। लॉ का मतलब होता है कानून। हम लोगों ने बचपन से सुना आया है अंधा कानून, अंधा कानून, मतलब मूवीज वगैरह में। तो रूल ऑफ लॉ कहना क्या चाह रहा है? रूल ऑफ लॉ कहना ये चाह रहा है कि लॉ के कुछ रूल्स दिए गए हुए हैं। अब किसके द्वारा दिए गए हैं, क्या है वो रूल, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। पर रूल ऑफ लॉ ये कह रहा है, सिंपल टर्म्स में, एकदम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं कि लॉ के कुछ रूल्स हैं। अब इसे एक तरह से मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए रूल ऑफ स्कूल। स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं। लाइक आपको 7 बजे पहुंच जाना है, 7:10 होगा तो लेट हो जाएगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, प्रेयर करना है। ये सब क्या है? ये स्कूल के रूल हैं। इसी तरह से लॉ के भी कुछ रूल्स हैं जिसे हम लोग रूल ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे जैसे मैं आपको आगे टॉपिक्स बताता जाऊंगा, पॉइंट्स बताता जाऊंगा, आपको क्लियर होता जाएगा कि ये रूल ऑफ लॉ आखिर किस बला का नाम है। तो हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, ये टिका हुआ है 3 पिलर्स के ऊपर। 1, 2, 3। और इन 3 पिलर्स को बनाने का काम किया है ईवी डाइसी ने। ईवी डाइसी को हम इस रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट का फादर भी कहते हैं। तो आखिर ये 3 पिलर्स है क्या? ये बताते क्या है? आखिर रूल ऑफ लॉ जो है, इसका लॉ के टर्म में मतलब क्या है, ये हम लोग आगे देखते हैं। उससे पहले आप लोग ये सिलेबस देख सकते हो। हमारी जो भी वीडियोस आएगी वो इसी सिलेबस के थ्रू आएगी, मतलब इसी सिलेबस के हिसाब से आएगी। पहले ये, फिर ये, इस तरह से। और इसमें बेसिक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है वो सारे कवर हो जाएंगे। आइए अब पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ को नोट्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा बायो में, आप वहां से भी इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज दिस रूल ऑफ लॉ? द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम and everyone in the country must follow the law, whether they are ordinary citizens or government officials. No person is above the law. ये क्या है? ये मैंने जैसा अभी आपको बताया कि रूल ऑफ लॉ एक रूल है, एक रूल बुक है। लॉ के कुछ रूल बुक्स है जिसको आपको फॉलो करना है। तो पहला रूल बुक क्या कह रहा है कि नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या ऑर्डिनरी सिटीजन हो, सब लॉ की नज़र में सेम ही है। द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम। लॉ सुप्रीम है, कोई इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं है। चाहे वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या ऑर्डिनरी सिटीजन हो, वो सुप्रीम नहीं है, बल्कि जो लॉ है वो सुप्रीम है। सिंपल डेफिनेशन, गवर्नमेंट शुड रूल अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ इंडिविजुअल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मान लीजिए एक बुक है, बीएनएस की एक बुक है। बीएनएस आप लोगों को पता होगा, पहले आईपीसी थी, अब बीएनएस हो गई है। बीएनएस में मर्डर के लिए, मतलब ऐसे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनल्टी दी जाती है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ कि मर्डर के लिए फांसी की सजा दी गई है।
लॉ में बोला गया है कि मर्डर के लिए फांसी है, एंड टिल डेथ। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल से पूछोगे, उसकी फैमिली से पूछोगे, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा ना कि मुझे फांसी दी जाए। तो यहाँ पे क्या प्रिवेल करेगा, यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ इज सुप्रीम, आपको लॉ को फॉलो करना है। गवर्नमेंट जो है वो लॉ के हिसाब से अपने काम करेगी, ना ही किसी इंडिविजुअल के विशलिस्ट के हिसाब से। तो अगर यहाँ लॉ में कहा गया है कि हैंग टिल डेथ, देन द पर्सन मस्ट बी हैंग टिल डेथ। ये मतलब है हमारा रूल ऑफ लॉ का। फेमस डेफिनेशन, एवी डायसी, मैंने ऊपर बताया आपको, एवी डायसी सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ये पूरे कॉन्सेप्ट का, एवी डायसी। दो बार मैंने यहाँ पे लिखा है एवी डायसी एक्सप्लेन द रूल ऑफ लॉ एज, एवी डायसी एक्सप्लेन द रूल ऑफ लॉ एज, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। पहला क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट थ्रू कोर्ट। तो ये कुछ तीन चीजें बताई गई है, तीन पॉइंट्स दिए गए हैं एवी डायसी के द्वारा, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ये पॉइंट्स कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें पॉइंट्स का मतलब क्या है। फीचर एंड की प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। पहला, जैसा हम लोगों ने पहला वहां पे देखा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी, ये वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सुप्रीमेसी। तो अगर मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं पहले, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखा जाए, तो आपसे स्टार्ट करते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर आपकी मदर होगी, उनके ऊपर आपके फादर होंगे, और उनके ऊपर आपके ग्रैंड फादर होंगे। ये जो ग्रैंड फादर हुए, ये आपके फैमिली के सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है। अगर इन्होंने कह दिया आज घर में ये बनेगा, तो आज घर में ये ही बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीमेसी है आपके ग्रैंडफादर की आपकी फैमिली में। उसी तरह अगर हम लोग जैसे नॉर्मल स्टेट के लैंग्वेज में बात करें, तो कोई भी इंडिविजुअल है, उसके ऊपर स्टेट है, स्टेट के ऊपर गवर्नमेंट है। और एक एडिशनल पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कंट्री का गण नॉर्म है। गण नॉर्म का मतलब क्या, कि हाईएस्ट लॉ है, सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ होता है हमारे कंट्री में, इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ को पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या क्या दिखा हम लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही गवर्नमेंट रूल करेगी, गवर्नमेंट रूल करेगी तो स्टेट में लागू करेगी, और स्टेट के अंदर हम इंडिविजुअल आते हैं। मतलब ये एक चार्ट के थ्रू चल रहा है, तो जो भी सबसे ऊपर है उसकी सुप्रीमेसी है। वही यहाँ पे कहना चाह रहा है जस्ट इन प्रिंसिपल ऑफ लॉ में, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ की सुप्रीमेसी है भाई, लॉ सबसे ऊपर है, आप लॉ के ऊपर नहीं जा सकते हो। हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा ना, नो वन इज अबव द लॉ। लॉ की सुप्रीमेसी है, आप लॉ के ऊपर नहीं जा सकते हो, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या नॉर्मल इंसान हो या भिखारी हो या राजा हो, कोई भी हो, नो वन इज अबव द लॉ। मीनिंग, लॉ इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी इन द कंट्री, nobody कैन बी punished एक्सेप्ट फॉर वायलेटिंग द लॉ। यहाँ पे ये दो बात कह रहा है। पहला बात तो क्या, कि लॉ जो है वो हाईएस्ट ऑथोरिटी है कंट्री की, पहले आपको पावर दे रहा है, लॉ को पावर दे रहा है कि आप हाईएस्ट अथॉरिटी हो किसी भी कंट्री की। और उसके बाद इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। अगर आपको एडवांटेज लिखना हो रूल ऑफ लॉ का, तो एक पॉइंट यहाँ से यही आएगा कि नोबडी कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट वायलेटिंग द लॉ। जब तक किसी ने लॉ को वायलेट नहीं किया है, आप उसको पनिश नहीं कर सकते हो। आपको ये प्रोटेक्शन दे रहा है रूल ऑफ लॉ। Explanation: The government cannot arrest or punish a person without legal reasons. Every action must be based on law. लॉ के हिसाब से आपको काम करना है, लॉ जो कह रहा है आपको उसके हिसाब से चलना है, आप अपने हिसाब से। अब आप मान लीजिए एक एग्जांपल है कि एक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई आईएएस है, और उसका झगड़ा हो जा रहा है किसी रोड पे वेंडर से जो सब्जी वब्जी बेचते हैं। तो आप बताइए, अगर वो आईएएस चाह ले तो अपने पावर का मिसयूज करके उस वेंडर की जिंदगी तबाह कर सकता है। तो इस चीज से हमें
सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ जो है प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं, जब तक सामने वाले की गलती ना हो आप उसको आर्बिट्रेरीली अरेस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, इफ पुलिस अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एनी लीगल प्रूफ और प्रोसीजर इट वायलेट्स द रूल ऑफ लॉ। की पॉइंट में आप, नो आर्बिट्री पावर, गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर। याद रखिएगा। अब आते हैं केस पे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने हर केस के ऊपर कोशिश की है कि मैं पिक्टोरियल फॉर्म में आपको उस केस के बारे में समझा सकूं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैंने एक पिक्चर ऐड की है पासपोर्ट के, और उसके ऊपर कैंसिल लिखा हुआ है। तो आगे जब भी आपके दिमाग में या आपसे पूछा जाए मेनका गांधी, वैसे तो लिखा इसे मनेका गांधी जाता है, लेकिन नॉर्मल बातचीत की भाषा में हम लोग मेनका गांधी ही बोलते हैं। तो अगर मेनका गांधी पूछा जा रहा है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ये डेट याद है। तो इसमें आपको याद आना चाहिए कि अरे एक पासपोर्ट है, पासपोर्ट के ऊपर कैंसिल लिखा गया था, तो मतलब क्या कि पासपोर्ट से रिलेटेड कोई केस था ये। तो हम लोग समझते हैं कि इस केस में आके हुआ क्या था। तो इस केस में ये हुआ था कि मेनका गांधी के पासपोर्ट को गवर्नमेंट ने बिना उसको किसी रीजन बताए, बिना रीजन बताए इम्पाउंड कर लिया था, जब्त कर लिया था। इसके खिलाफ मेनका गांधी ने आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया, ये ले किया कि आप किसी को भी बिना किसी रीजन के परेशान नहीं कर सकते। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एनी एक्शन रेस्ट्रिक्टिंग समवन्स राइट मस्ट फॉलो ए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड लीगल प्रोसेस। आपके पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो आपके पास फेयर रीजन होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट रीजन और लीगल प्रोसेस। भाई आप अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो अरेस्ट करने के बाद आपको उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना है। अगर गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा है तो चार्ज फॉर्म करना है। मतलब ये सारी चीजें एक लीगल प्रोसेस है, आप किसी भी प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, simple takeaway, the government can't take away your rights without a proper legal process. This case strengthens the idea that law must be fair and not just exist on paper. मतलब सिर्फ पेपर पे नहीं, लॉ को रियल लाइफ में भी एग्जिस्टेंस में लाया जाए। तो मनिका गांधी पासपोर्ट कैंसल, याद रखना है आप। हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, एविडेंस ने क्या क्या कहा था? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ राइट थ्रू कोर्ट। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो है हमारा इक्विलिटी बिफोर लॉ। इक्विलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? कानून की नजर में हर कोई इक्वल है। ऊपर वाला कह रहा था, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कह रहा था नो वन इज अबव द लॉ, और इक्विलिटी बिफोर लॉ कह रहा है कि कानून की नजर में सब एक समान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो लेमैन हो, कोई भी हो, लॉ की नजर में सब कोई सेम है। ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। Explanation, rich or poor, minister or common citizen, everyone receives equal treatment by courts and law. Example, if a famous politician commits a crime, they can still be punished like any ordinary citizen. अगर कोई मिनिस्टर भी क्राइम कर रहा है तो उसको भी ऑर्डिनरी सिटीजन के हिसाब से ही पनिश किया जाएगा। ये पॉइंट में नो स्पेशल प्रिविलेज। वैसे इसके एक्सेप्शन में कुछ प्रिविलेज आते हैं जो मैं आगे बताऊंगा। सेम लॉ अप्लाइज टू एवरीवन, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, अब ये केस है, ये केस मेनली आप लोग पढ़ोगे अमेंडमेंट में। जब जब आप आगे अमेंडमेंट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इंदिरा गांधी ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट लाना स्टार्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी के ऊपर ये केस है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इसमें क्या कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर है वॉज एक्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनिकल मेल प्रैक्टिसेस। सॉरी, मतलब
इसमें ये कहा गया था कि इंदिरा गांधी जो है अपने फायदे के लिए जो इलेक्ट्रॉनिकल मेल प्रैक्टिसेस है वो कर रही है, लाइक यूजिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। तो इलाहाबाद कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया और कहा, इंदिरा गांधी को गिल्टी माना एंड डिस्क्वालिफाइड हर फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस। शी अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द केस बिकम ए टेस्ट ऑफ वेदर ए पावरफुल पर्सन कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे बताने में, मैं फिर से बता देता हूँ। तो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का जो केस है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था अमेंडमेंट के मामले। इसमें कहा यह गया कि इंदिरा गांधी जो है अपने पावर का मिसयूज कर रही है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इलेक्शन कैंपेन को बूस्ट करने के लिए। जब भी उनके खिलाफ कोई भी ऐसा नया चीज आता था जिससे उनको दिक्कत हो सकती थी, अरेस्ट वगैरह से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर देती थी। जो कि आप आगे पढ़ोगे अमेंडमेंट में कि अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं होता है, उसके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। तो जब कोर्ट के पास ये मामला गया तो कोर्ट ने उन्हें गिल्टी माना और उन्हें स्टॉप कर दिया अपना ऑफिस होल्ड करने से। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि वो लाइबल है। और ये केस जो है तब से ही एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस बन गया इक्वलिटी दिखाने का, कि प्राइम मिनिस्टर है वो, फिर भी प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो लाइबल है अपने अकाउंटेबिलिटी के लिए। अगर वो कुछ ऐसा कर रही है तो वो अकाउंटेबल है। तो आप इस इमेज से इसको याद रख सकते हो। एक तराजू है, एक तरफ एक कॉमन सिटीजन है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारी नेहरू थी, इंदिरा नेहरू गांधी और राजनारायण, 1975। तीसरा और लास्ट पॉइंट हमारे एवी डाइसी के मुताबिक है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब क्या होता है? हम इसे केस से स्टार्ट करते हैं। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में हुआ क्या था? दिस केस dealt with the appointment and transfer of judges in India. The question was whether the government could control judicial appointments which could influence court decision. इस केस में क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करना चाह रही थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को। इससे इसका नुकसान क्या होता? अगर आप बताइए, अगर कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ही जुडिशरी को कंट्रोल करने लगे, तो क्या जुडिशियरी गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर के गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला सुना पाएगी? नहीं। अगर जुडिशियरी को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करने लगेगी तो आखिर जुडिशियरी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी कैसे? आर्बिट्रेरी पावर हो जाएगी वहां पे गवर्नमेंट के पास। इसलिए कहा गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रहने दो, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आप जुडिशियरी में नहीं कर सकते। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। Meaning, courts must work independently without pressure from government or political leaders. गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स से इंडिपेंडेंट है कोर्ट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। एक्सप्लेनेशन, जजेस शुड मेक डिसीजन ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ एंड जस्टिस। जूलियस स्टोन का एक स्टेटमेंट है, जस्ट एंड फेयर, लॉ इज जस्ट एंड फेयर। भाई लॉ को जस्ट एंड फेयर ही रहने दो, गवर्नमेंट का इंक्लूजन मत करो उसमें। गवर्नमेंट नहीं आ सकती जुडिशरी को, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती जुडिशरी को। एग्जाम्पल, इफ ए कोर्ट गिव जजमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लॉ, इट्स सो जुडिशली इंडिपेंडेंट, जुडिशियल इंडिपेंडेंट। की पॉइंट, फेयर ट्रायल, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आगे आप पढ़ोगे ऑडी अल्टम पार्टम, nobody can be here in his own case। और हाँ, तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम आप लोग आगे पढ़ोगे, ऑडी अल्ट्रम पार्टम और नेमो जुडिस कॉर्पस हुआ। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है कि एवरी वन मस्ट बी हर्ड, बोथ पार्टी मस्ट बी हर्ड। और नेमो जुडिस कॉर्पस हुआ का मतलब होता है कि आप अपने मामले में जज नहीं हो सकते। तो ये एक तरह का फेयर ट्रायल देता है लोगों को। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। केस मैंने आपको बता ही दिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का ये केस है। तो ये देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एवी डायस उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, कौन कौन सा? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवरीवन इन द आईज ऑफ लॉ आर सेम, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो लेमैन हो,
और तीसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भैया आप जुडिशरी को अलग रखिए, जुडिशरी में अगर आप गवर्नमेंट को कंट्रोल दे दोगे तो कभी भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट जा करके गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला नहीं सुना पाएगी। तो ये तो 3 पॉइंट हो गए, और भी कुछ पॉइंट्स है, एडिशनल पॉइंट जो आप लोग लिखोगे एग्जाम में। रूल ऑफ लॉ मेनली जब भी आता है तो 18 नंबर में या 10 नंबर में, 12 नंबर में ही आता है। तो उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भाई फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है रूल ऑफ लॉ, कैसे? सिटीजन बेसिक राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। एक्सप्लेनेशन: द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोर्ट safeguard freedom such as speech, religion, and equality. Example: a person can approach court if freedom of speech is violated. तो चौथा पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है रूल ऑफ लॉ, कैसे? सिटीजन बेसिक राइट आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। एक्सप्लेनेशन: द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोर्ट safeguard freedom such as speech, religion, and equality. Example: a person can approach court if freedom of speech is violated. देखिए, यहाँ एक केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस को इतने अच्छे से पढ़े जाना, वैसे तो मैं भी बताऊंगा कि क्या हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी इस केस को खोलना, सर्च करना और इतने अच्छे से पढ़े जाना, क्योंकि इस केस में इतना कुछ बताया गया था जो एक वीडियो में, एक वीडियो के छोटे से पार्ट में बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये केस आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक कोने में मिलेगा। तो ये केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला अच्छे से पढ़े जाना भाई। 1973 का केस है। A religious leader, Kesavananda Bharati, challenged a law in Kerala that restricted his right to manage his religious institutional property. He argued that the government was violating his fundamental rights. The case became a landmark because the Supreme Court introduced the basic structure doctrine. आपके आगे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टॉपिक ही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वहां पे आपको इस केस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक एक केस, बहुत सारे केसेस है वहां पे, मैं अभी नाम नहीं लूंगा वरना आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, रूल ऑफ लॉ आपके प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट में भी काम करता है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। टीवी डायसी, फादर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, उन्होंने कहा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्विटी बिफोर लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहाँ पे उनका 3 पॉइंट खत्म होता है, कुछ एडिशनल पॉइंट आ जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी देता है। भाई अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है तो गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं रोड पे चलते किसी इंसान को पत्थर उठा करके मार दे रहा हूँ, तो मैं अकाउंटेबल हो जाऊंगा ना। मुझे मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे जवाब मांगा जाएगा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों मारा। तो उसी तरह से गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं देगी तो कहाँ जाएगी? समझ गए होगा। प्रिवेंट करप्शन, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। और लास्ट है हमारा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। भाई फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लॉ, लॉ को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रखने में हेल्प करता है। वैसे अगर देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ क्या कर रहा है? रूल ऑफ लॉ एक बाउंड्री बना रहा है, एक बाउंड बाउंड कर रहा है हमारे लॉ को, कि आपको इसको ऐसे फॉलो करना है, ऐसे नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा ना कि लॉ जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रहेगा, सबको पता रहेगा भाई लॉ में ये दिया गया है तो गवर्नमेंट इसी हिसाब से चलेगी। अब अब बीएनएसएस पढ़ोगे तो उसके 173 में एफआईआर के बारे में बताया गया है, उसके प्रोसीजर बताया गया है। तो अगर आपको पता है कि एफआईआर इस तरह से लिखा जाता है, तो आप, ये जो लॉ है ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, आपको पता है। तो अगर गवर्नमेंट उसके या पुलिस जो है कुछ अलग करती है, कुछ हटके करती है, तो आप उससे अकाउंटेबिलिटी ले सकते हो, गवर्नमेंट से पूछ सकते हो, पुलिस ऑफिसर से पूछ सकते हो कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रोसीजर अगर ये है तो आप इसी प्रोसीजर के हिसाब से चलिए। तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लॉ देता है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? मेंटेन पीस एंड ऑर्डर।
पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट राइट्स एंड फ्रीडम, राइट एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, ऊपर पढ़ा हम लोगों ने। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करता है, मिसयूज ऑफ पावर हम लोग ने देखा इंदिरा गांधी वाले केस में वो अपने पावर को मिसयूज कर रही थी। प्रमोट्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। और इंकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करेगा। अगर आप एक इंटरप्रेन्योर हो और आपको अपनी कंपनी सिचुएट करनी है किसी जगह पे, तो आप किस जगह पे जाना चाहोगे? आप उस जगह पे जाना चाहोगे जहाँ का रूल ऑफ लॉ अच्छा है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ लागू है, और ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले कि हाँ, अगर मैं यहाँ अपनी कंपनी सिचुएट करता हूँ तो मुझे, मेरे पास राइट होगा कोर्ट में जाने का, लॉ एंड फेयर, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर होगा, प्रोटेक्ट ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम होगा, मेरे जो राइट्स होंगे कंपनी को लेकर के वो प्रोटेक्ट होंगे, मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगा, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्शन मिलेगी। ये सब क्या होगा, इन सब से क्या होगा, आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी ना कि हाँ, मैं अपने कंपनी को ऐसी जगह सिचुएट करूँ जहाँ से मुझे ये सारी चीजें मिले, ये सारी चीजें मिले। इससे क्या होगा, ये एक तरह से देखा जाए तो आपकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। ज्यादा से ज्यादा कंपनी आ करके आपके कंट्री में सिचुएट करती है, अपना इंडस्ट्री डालती है। रूल ऑफ लॉ इन रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे तो आपको बहुत जगह रूल ऑफ लॉ दिख जाएंगे, लेकिन बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 इक्विटी बिफोर लॉ, दूसरा पॉइंट ही है एविडेंस का, इक्विटी बिफोर लॉ। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहाँ बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में? ऊपर मैंने कहीं पे इसका जिक्र किया था आर्टिकल 21 में, याद आ रहा है कुछ? मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, इसमें बताया गया था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, उसके स्कोप को एक्सपेंड किया गया था। ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू ये किस वाला का नाम है भाई? तो ये भी आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में आगे पढ़ोगे। अभी बेसिक बेसिक ये जान लो कि अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो ये एक्शन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उसको जुडिशियल रिव्यू में ले सकता है। अब देखो, इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो अभी कुछ महीनों पहले यूजीसी बिल आई थी, लोगों ने उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीजें की। तो क्या हुआ, उसको होल्ड किया गया है अभी फिलहाल के लिए। तो ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू ही तो है, एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ। देखो, हर चीज का एक्सेप्शन होता है, लॉ में आप बेसिकली एक्सेप्शन पे ही ज्यादा फोकस करते हो, क्योंकि लॉ तो सबको पता है कि मर्डर करने पे फांसी होगी, लेकिन मर्डर को कैसे अल्टीमेट होमिसाइड में ट्रांसफर किया जाता है, यही एक्सेप्शन है। और लॉ में आप बेसिकली फोकस एक्सेप्शन पे ही करते हो। तो एक्सेप्शन क्या है रूल ऑफ लॉ के? भाई, इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, गवर्नर और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे तो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ही सबसे ऊपर है, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट उससे भी ऊपर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा भी गया है कि एवरी कंट्री मस्ट हैव ए प्रेसिडेंट। ठीक है। इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, गवर्नर और प्रेसिडेंट को कुछ इम्यूनिटी दी गई है, कुछ प्रोटेक्शन दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे, द गवर्नमेंट सॉरी द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग टेन्योर, टेन्योर के टाइम पे आप प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपकी कंट्री का प्रेसिडेंट ही अरेस्ट हो जाएगा तो आपकी कंट्री को रन कौन करेगा टेन्योर के टाइम पे? तो ये एक्सेप्शन है, इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। दूसरा है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेट क्या होती है आप तो आगे पढ़ोगे, ऐसे अगर मैं ऊपर ऊपर बताऊं तो वियना कांग्रेस ऑफ डिप्लोमेटिक्स पे 1961 18 अप्रैल 1961 को ये ये जो प्रपोजल है वो दिया गया था। और 24 अप्रैल 1964 को ये लागू हो गया था, मतलब आ गया था। इसमें कुछ आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 23, आप किसी भी डिप्लोमेट के प्रेमाइस में एंटर नहीं कर सकते हो, फिर उसको इंडिविजुअल राइट कुछ प्रोटेक्ट की जाती है, उसके जुरिस्डिक्शन को कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, कुछ कुछ चीजें हैं डिप्लोमेटिक डिप्लोमेट्स के ऊपर।
ये आप लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में पढ़ोगे आगे जाकर के। मतलब डिप्लोमेट को कुछ इम्यूनिटीज दी जाती है, कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शन है। एडवांटेजेस ऑफ रूल ऑफ लॉ, सबसे तुम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं भैया। इंश्योर जस्टिस, प्रोटेक्ट फ्रीडम, रिड्यूसेस करप्शन, मेंटेन्स इक्विलिटी, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, क्रिएट स्टेबल सोसाइटी। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत स्लो प्रोसेस है, एक्सपेंसिव जस्टिस सिस्टम है, मिसयूज ऑफ लीगल लूपहोल्स है। एग्जाम्पल, क्रिमिनल्स में स्केप पनिशमेंट यूजिंग प्रोसीजरल डिले। इतना डिले हो जाता है जजमेंट आने में कि क्रिमिनल जो है स्केप कर जाते हैं पनिशमेंट। समझ रहे हो? तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, ये कुछ एडवांटेजेस है। आप लोग बस ये पॉइंट्स याद कर लेना, और अंदर में इसके अंदर जो भी आपको समझ में आए थोड़ा सा एक दो लाइन बना करके आप लोग लिख सकते हो। ये एडिशनल पॉइंट्स है। अगर देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ ऊपर ही खत्म हो चुका है, वो जो 3 पॉइंट्स है वहीं पे आपका रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। लेकिन ये जो एडिशनल पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं इसमें, ये मेनली बस इसीलिए है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग पेज में अच्छे से लिखो, बस पेज भरो मत, पेज में कंटेंट लिखो जो कि उससे रिलेटेड सच में हो। चैलेंजेस टू द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को चैलेंजेस क्या क्या है? डिले इन जस्टिस इन इंडिया, करप्शन। भैया करप्शन तो आजकल इंडिया में हर चीज का एक चैलेंज है, कुछ भी करने जाओ वहाँ करप्शन है। इमरजेंसी पावर्स ड्यूरिंग द इंडियन इमरजेंसी 1975 से 1977, एक्सेस टू जस्टिस, पुअर और marginalized people often struggle to afford legal help, making equality before the law harder to achieve। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, बट क्या आप अपने अगल बगल इन रियल लाइफ इसका एग्जिस्टेंस देखते हो? जवाब आपको पता ही होगा। सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इन सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इन रियल लाइफ इट्स हार्ड टू अचीव। कंक्लूजन, the rule of law is the foundation of a democratic society. It ensures that law is supreme, everyone is equal, and government power is limited by legal rules. It protects citizens' rights, maintains justice, and prevents dictatorship or misuse of authority. A strong rule of law creates a fair, peaceful, and developed। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है रूल ऑफ लॉ ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इस नोट को डाउनलोड कर सकते हो। मेरा इस तरह से नोट बनाने का मतलब यही है कि आप लोगों को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मैं समझा सकूं कि किस तरह से चीजें वर्क करती है, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इंसान जल्दी भूलता नहीं। आप वर्ड्स भूल जाओगे, आप अंदर का कंटेंट भूल जाओगे, लेकिन कोई पिक्चर अगर आप अच्छे से देख लो, जैसे यहाँ पे ये जो पिक्चर है, अगर आप ये अच्छे से देख लो और आपको याद हो कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण टुकड़ी पिक्चर था, तब तो तुरंत याद आ जाएगा ये इक्वलिटी के बारे में बात करता है कि जो कॉमन सिटीजन है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों इक्वल है। तो आज का क्लास खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। ये मेरा पहला क्लास था, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ समझाने में गलती कर दी हो, मुझे माफ करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हasta la vista।